हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। 2023-24 का जो लेटेस्ट सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग कराने वाला हूं और पीडीएफ जो है वीडियो लेक्चर की आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपका ये चैप्टर है 4th। सिलेबस देख लीजिए, पहली बुक में से टोटल 7 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट ईयर क्या था, ये लास्ट ईयर का सिलेबस है और ये इस साल का सिलेबस है। यानी कि इस साल इस चैप्टर में कुछ टॉपिक जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं और कुछ टॉपिक हटा दिए गए, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ। ठीक है, कुछ टॉपिक हटा भी दिए हैं लास्ट ईयर से। तो इस बार का सिलेबस ये है, आप हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में यहाँ पे है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को समझते हैं। ठीक है, और आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। ठीक है, और आपको फुल नोट्स, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो भी चाहिए वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, eklavyastudypoint.com। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप फ्री में सारे नोट्स पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम जो ग्रुप है इसे भी ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको सारी जो चैप्टर वाइज थ्योरी की पीडीएफ है यहाँ पे मिल जाएगी। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप वहाँ पे जाके जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक बनता है वो ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है और इसकी हमें आवश्यकता क्यों है। ठीक है, ये तीनों टॉपिक जो है इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि बताइए हमें आवश्यकता क्यों है, या फिर आपसे अर्थ या महत्व पूछ सकते हैं। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ऐसी संस्था होती है जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए कार्य करती है। ठीक है, विश्व के देशों की सहायता करती है और इसके सदस्य भी अधिक होते हैं, क्योंकि देखिए ग्लोबल यानी वैश्विक लेवल पे है, बहुत पूरी दुनिया के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके सदस्य संख्या भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका कार्य क्षेत्र भी बड़ा होगा और इनका कार्य क्षेत्र जो होता है वो काफ़ी बड़े स्तर पे होता है, क्योंकि दुनिया भर के देशों के लिए ये काम करते हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं इनकी कई सारी ब्रांचेस होती है, कई सारी शाखाएँ होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महत्व और इसकी आवश्यकता। देखिए, विश्व में कुछ ऐसी समस्या होती है जिसका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता। जैसे कि कहने के लिए आज के समय में हम देखें, यूएसए बहुत डेवलप है, बहुत ही ताकतवर देश है। ठीक है, लेकिन क्या ये दुनिया की सभी समस्याओं का सामना अकेले कर सकता है? तो यहाँ पे आंसर होगा नो। चाहे वो कितना भी डेवलप हो, कितना भी ताकतवर हो, पर सारी समस्याओं का सुलझाव नहीं हो सकता है। दुनिया में बहुत सारी समस्या, जैसे आज के समय में आतंकवाद एक समस्या है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या है, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है ये भी एक समस्या है, गरीबी, अशिक्षा, बहुत तरह की प्रॉब्लम है दुनिया भर में। तो इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए दुनिया भर के देशों को एक साथ आना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो समस्या सुलझ सकती है। तो आप ये समझिए कि दुनिया में कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिसका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता। ऐसे में कहीं ना कहीं हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आपसे पूछे ना कोई पेपर में कि बताओ आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आप सीधा सीधा इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। और विभिन्न देशों के बीच में कई बार क्या होता है, विभिन्न देशों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, युद्ध हो जाता है या कोई विवाद हो जाता है। तो ऐसे झगड़ों को, विवादों को सुलझाने के लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। ठीक है, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भी हमें किसकी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, विश्व में समझौते करने हैं, संधियां करनी है, तो इसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो काम आते हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इसका क्या महत्व है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं इसके उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम बार बार बोल तो रहे हैं, लेकिन ये पूरा चैप्टर जो है वो यूएनओ पे बेस्ड है, क्योंकि यूएनओ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा चैप्टर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं इसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो इसका पहला उद्देश्य तो ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि झगड़ों को शांतिपूर्वक सुलझाने में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं ये दो देशों के बीच में मान लीजिए कोई विवाद है, कोई झगड़ा है, तो ये बातचीत के जरिए, ठीक है, संवाद के जरिए, बातचीत के जरिए उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना, विभिन्न देशों के बीच में जो विवाद हो जाता है इनके उस विवाद को खत्म करके इनके बीच में सहयोग स्थापित हो सके। ठीक है, इसको करने के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट है शत्रुता के दायरे को कम करना। देखिए क्या होता है कि जब विवाद हो जाता है ना दो देशों के बीच में, तो उनके बीच में दुश्मनी हो जाती है
और जो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं वो उस दुश्मनी को कम करने का प्रयास करते हैं, उसके दायरे को कम करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विभिन्न देशों की मदद करते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां या अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो होते हैं उसको करने में भी सहायता करते हैं। तो ये कुछ इसके उद्देश्य हो जाएंगे। पेपर में क्या होता है कि आपके 4 मार्क्स में आता है ज़्यादातर क्वेश्चन, तो आपको 4 पॉइंट लिखने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कई सारे पॉइंट है, कोई भी 4 पॉइंट लिख कर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है, आपको पॉइंट एकदम क्लियर समझ में आएंगे, आप उसको अपनी लैंग्वेज में उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब देखिए एक टॉपिक बन जाता है आपका यूएनओ का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। अब यूएनओ जो था ये पहले लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था, फिर ये लीग ऑफ नेशंस से कैसे यूएनओ बन गया इसको हमें देखना है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास जो संघ का जो विकास है इसको समझते हैं कैसे वो लीग ऑफ नेशन से एक अंतर्राष्ट्रीय मजबूत संगठन से यूएनओ बना, इसको समझते हैं। तो देखिए जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुआ था ये कब हुआ था, 1914 से लेके 1918 में हुआ था, ठीक है, क्लियर है। यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था 1914 से 1918 में हुआ था। इसके बाद सभी देशों ने ऐसा महसूस किया कि इन झगड़ों से निपटने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूर होना चाहिए। देखिए क्योंकि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था ना उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, उस तबाही से बाकी देश जो थे वो डर गए थे और वो ये सोच रहे थे कि दुनिया में कोई ना कोई एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूर होना चाहिए जो ऐसे झगड़ों को रोक दे, यानी कि युद्ध का रूप लेने से पहले ही रोक दे, उससे निपट जाए, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, दुनिया भर के देशों ने आपसी सहमति से लीग ऑफ नेशंस बनाया, ठीक है, क्लियर है। लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, क्यों बनाया गया, ताकि वर्ल्ड वॉर जैसे विश्व युद्ध जो है दोबारा ना हो सके, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तो हो चुका था, उसके बाद इसकी नीड महसूस हुई थी, जरूरत महसूस हुई थी, ये आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं करना चाह रहे थे, उसको रोकना चाह रहे थे कि दोबारा ना हो, इसलिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। ये संगठन जो है ज़्यादा सफल नहीं हुआ और दूसरा विश्व युद्ध हो गया, क्योंकि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था 1939 से लेकर 1945 तक जो चला, इसको रोक नहीं पाया ये संगठन। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो उसके बाद दुनिया को ये महसूस हुआ कि हमने संगठन तो बना दिया लीग ऑफ नेशन, पर वो कामयाब नहीं हुआ। ऐसे में हमें कहीं ना कहीं एक ताकतवर, एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है, ठीक है, जो लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाया, ऐसा संगठन बनाए जो उस कार्य को कर सके, यानी कि दोबारा कभी वर्ल्ड वॉर ना होने दे, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरे विश्व युद्ध में और ज़्यादा तबाही हुई थी, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इससे महसूस हुआ कि लीग ऑफ नेशन जो है इसको और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। उसके बाद लीग ऑफ नेशन को संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया गया और मजबूत संस्था के रूप में, ठीक है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो यूएनओ है, ये लीग ऑफ नेशंस जो है इसका उत्तराधिकारी है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल आसान है। आगे देखते हैं। लीग ऑफ नेशन जो है इसके उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, यानी जो दूसरा विश्व युद्ध था, जब ये समाप्त हो गया था उसके तुरंत बाद 1945 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। कब स्थापित किया गया था, 24 अक्टूबर 1945, डेट आपको याद रखनी है, कई बार आपसे हो सकता है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछ ले। इसके बाद ये समझिए, देखिए 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र था उस पर हस्ताक्षर किए गए और इसके साथ ही इस संगठन की स्थापना हो गई, यानी कि लीग ऑफ नेशन जो है अब यूएनओ बन चुका है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ बन चुका है, ठीक है, क्लियर है। कितने देशों ने साइन करे थे, 51 देशों ने। आगे देखिए, 2 विश्व युद्ध के बीच में जो लीग ऑफ नेशंस नहीं कर पाया था ना, अब उसे कर दिखाने की जिम्मेदारी किसकी है, यूएनओ की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 193, यानी 193 जो देश हैं ये इसके सदस्य हैं, ठीक है। और इसमें लगभग दुनिया के सभी जो आज़ाद देश है, स्वतंत्र देश हैं, इसमें शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा होती है, ठीक है, इस आम सभा में प्रत्येक सदस्य को 1 वोट हासिल है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सभी के वोट की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, चाहे भूटान जैसा छोटा सा देश हो, ठीक है, या रसिया जैसा बड़ा सा देश हो, इन दोनों की जो वोट होंगे उसकी वैल्यू सेम होगी। कहाँ पे, आम सभा में, ठीक है। आम सभा क्या है, यूएनओ का अंग है। आगे मैं आपको यूएनओ के अंग बताऊंगा ना, वहाँ पे आपको आम सभा के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। देखिए जो यूएनओ है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी एक सुरक्षा परिषद है, इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। इसको हम यूएनएससी कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हिंदी में बोले अगर इसे तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें कितने परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है, जिसमें कौन कौन से देश हैं, अमेरिका है,
रसिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चाइना है। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद ये जो देश है ना, ये ताकतवर देश थे, परमाणु शक्ति संपन्न देश थे, इसीलिए इनको परमानेंट मेंबर बना दिया गया था। और यहाँ पे आप जो रूस देख रहे हो ना, रूस जो है ये भी यूएसएसआर का उत्तराधिकारी है, यानी कि रूस से पहले ये जो सीट होती थी वो सोवियत संघ के पास होती थी, लेकिन जब सोवियत संघ 1991 में टूट गया था, ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद इसकी जो सीट थी ये परमानेंट मेंबर वाली, वीटो वाली, ये रसिया को मिल गई थी। ठीक है, क्लियर है? तो आप इसे समझते चलिए, आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपसे अब पेपर में पूछते हैं, तो आपको इसका आंसर याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ जो था इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके मेंबर जो है वो कितने हैं, तो आप कहोगे 193। इसके अंग कितने हैं, तो 6 अंग है, जिसमें से एक हटा भी दिया गया है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और भारत इसका मेंबर कब बना था, तो देखो 24 अक्टूबर को हुआ था, ये बना ही था, तो उसके 6 दिन के बाद भारत जुड़ गया था, यानी 30 अक्टूबर 1945 को जो इंडिया है वो इसका मेंबर बन गया था। फिर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। आई थिंक ये लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं, तो ये आपको पहले से ही याद होगा कि लीग ऑफ नेशन का ही उत्तराधिकारी जो है वो यूएनओ बना। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला जो सार्वजनिक चेहरा होता है वो महासचिव होता है। ये आपसे पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आप ये चैप्टर की वीडियो देख लो, यहाँ से तो आपकी तैयारी हो जाएगी। मैंने लास्ट ईयर सैम्पल क्वेश्चन पेपर कराए थे, उस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में मैंने प्रीवियस ईयर से आए हुए जो क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए वो सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो आपको वीडियो मिल जाएगी, उस पर मैंने प्रीवियस ईयर में जितने आए हुए क्वेश्चन है रिपीटेड, वो सारे के सारे आपको सॉल्व करवा रखे हैं, सोल्यूशन करवा रखे हैं। तो आप प्लीज़ उस वीडियो पर विजिट जरूर करना। मैं टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें लिंक भी शेयर कर दूंगा प्ले लिस्ट का, तो आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देख लेना, तो उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो महासचिव का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यूएनओ जो है इसके वर्तमान में जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरियस। ठीक है, ये कौन से देश से रिलेटेड है, ये पुर्तगाल से रिलेटेड है, क्योंकि ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव बने। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताइए एंटोनियो गुटेरियस जो है वो किस राष्ट्र से, किस देश से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा पुर्तगाल। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन से नंबर के महासचिव हैं, तो आपको याद रखना है कि 9वें नंबर के महासचिव बने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग है ये आपसे पेपर में पूछ लेते हैं, कई बार आपसे पूछ लेते हैं बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, यानी उसका स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बताना है। तो आपको कैसे बताना है, ये देखिए यूएनओ जो है इसके मुख्य अंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका जो मुख्य अंग है उसमें आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में आपको पता है 5 सदस्य जो होते हैं वो तो होते हैं स्थायी सदस्य, जिसमें आपको कौन कौन से पढ़े थे, हमने पढ़ा था उसमें चाइना पढ़ा था, हमने उसमें ब्रिटेन पढ़ा था, ठीक है, रसिया पढ़ा था, और अमेरिका पढ़ा था, हमने फ्रांस पढ़ा था। ठीक है, ये तो उसके परमानेंट मेंबर हो गए जिनको वीटो पावर मिली हुई है। इसके अलावा 10 इसके टेम्परेरी मेंबर भी होते हैं जो कि बदल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। और दुनिया भर में सुरक्षा से रिलेटेड जो काम होते हैं वो सुरक्षा परिषद का होता है। अगला इसका क्या अंग है, तो इसका अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 देशों के बीच में कोई विवाद हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो वो देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं अपने विवाद को लेकर। यानी ये आप कह लो कि दुनिया भर में जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है इंटरनेशनल लेवल पे, इसको आईसीजे भी कहा जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये होती है, और इसमें क्या होता है विभिन्न देशों के बीच में जो विवाद होता है उसको सुलझाया जाता है। तो ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। ठीक है, आगे कौन सा है देखते हैं। नेक्स्ट आपका महासभा। महासभा के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, महासभा में जब भी कोई यूएनओ में कोई फैसला लिया जाता है तो उस पर चर्चा, वाद विवाद जो होता है वो महासभा के अंदर होता है। और यहाँ पे सभी देश को, दुनिया के 193 देश जो है इसके मेंबर हैं, और सभी देशों को एक वोट हासिल है। ठीक है, ये भी हमने वहाँ पे पढ़ा था। यस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सचिवालय। ठीक है, सचिवालय क्या होता है, यहाँ से ऑफिशियल वर्क होते हैं, यानी यूएनओ का जो भी ऑफिशियल वर्क होगा वो सारा सचिवालय के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ये क्या होता है, आर्थिक और सामाजिक जो जिम्मेदारियां होती है उसको निभाने का काम करता है। और एक लास्ट देखिए, ये जो न्यासिता परिषद है ये भी इसका अंग ही होता था, बट इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक विश्व बैंक, यानी कि आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है ये 1944 में हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है।
और इसका उद्देश्य जो है वो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि विकासशील देशों की हेल्प करना, उनको ज़रूरत पड़ने पे लोन देना, ठीक है, एजुकेशन, उनकी हेल्थ और उनकी पर्यावरण सुरक्षा और शहरी विकास के जो कार्य होते हैं उसमें हेल्प करना। ज़्यादा जो गरीब देश होते हैं उनको लोन तो दे देता है, पर उनसे कई बार ज़्यादा गरीब देश है, अगर चुका नहीं पा रहे तो उससे लोन नहीं लेता वापस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक। आगे समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र सुधार। यानी कि देखिए, आपने इस बार ना चैप्टर 1 जो है शीत युद्ध का दौर, ये आपके सिलेबस से लास्ट ईयर भी डिलीट था और इस साल भी डिलीट है। लेकिन मैं आप सभी से ये कह रहा हूँ कि आप मेरी पुरानी वीडियो को देखो और चैप्टर 1 को समझो। चैप्टर 1 को क्यों समझो, क्योंकि शीत युद्ध के बारे में उसी चैप्टर में था, लेकिन सरकार ने उसको डिलीट कर दिया है। लेकिन आपको समझना है, जब तक आप शीत युद्ध को नहीं समझोगे ना तो आगे के बहुत सारे चैप्टर आपको समझ नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको शीत युद्ध को समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ था कि यूएसए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यूएसए यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, इनके बीच में तगड़ा कंपटीशन था, ठीक है। इनके बीच में विवाद था जो कि 1945 से लेके 1991 तक चला, और इन दोनों के बीच में कंपटीशन था, एक दूसरे से मतलब तनातनी बनी रहती थी दोनों की। इसी दौर को शीत युद्ध का दौर कहा जाता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। शीत युद्ध कब खत्म हुआ था? 1991 में, जब यूएसएसआर खत्म हो गया, टूट गया, उसके बाद शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई है। तो आज के समय में देखें, बदलते परिवेश में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजिमी है। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, कोई संगठन बनाया जाता है उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूएनओ बना था 1945 में, तो उस समय जो हालात थे उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था। आज के समय में देखें 2023 में, तो इतने वर्ष बीत जाने के बाद दुनिया का परिवेश जो है बिल्कुल बदल चुका है। जो सिचुएशन, जो हालात 1945 में थे वो आज के समय में नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जो भी संगठन बनाए जाते हैं ना, तो ज़रूरत के अनुसार उसमें बदलाव भी किए जाते हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता होती है तो सुधार भी किए जाते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल लाजमी है, नहीं, ये जेन्युइन है। हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र सुधार में, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ आएगा, ठीक है। हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग करते हुए कई आवाज़ें उठी हैं, यानी दुनिया भर से आवाज़ें उठी है कि यूएनओ जो है इसमें सुधार किया जाए। सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय या सहमति नहीं बन पाई। देखिए क्या है कि दुनिया भर के देश ये तो मानते हैं कि यूएनओ में आवश्यकता है सुधार की, यानी कि इसमें कुछ बदलाव करने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बदलाव करने चाहिए, कैसे बदलाव करने चाहिए, कौन बदलाव करेगा, ठीक है, कैसे करना है, क्यों करना है, इस पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। यहाँ पे आके समस्या ये हो जाती है कि विभिन्न देश कहते तो हैं सुधार करो, पर कैसे सुधार करना है इस पे कोई आम सहमति नहीं बन पाई है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। वो दो तरह के बुनियादी जो सुधार हैं वो क्या है, इसको आपको समझना है क्योंकि पेपर में आता है। देखिए, जो ये संगठन है ना संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की बनावट, यानी जो इसकी बनावट है, जो इसका स्ट्रक्चर है और इसकी जो प्रक्रिया है, इसमें सुधार किया जाए, ठीक है। और सेकंड जो है वो है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो संगठन है, इसके जो न्याय अधिकार का जो क्षेत्र है उसमें जो आने वाली जो भी क्षेत्राधिकार है उसमें जो भी मुद्दे आते हैं उसकी समीक्षा की जाए, क्योंकि कई सारे क्षेत्राधिकार वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि कई सारे क्षेत्रों में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है कि यूएनओ को ये चीज़ करनी चाहिए, यूएनओ को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, कोई देश कुछ कहता है, कोई देश कुछ कहता है, तो इसलिए आके विवाद हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की बातें की गई है कि यूएनओ की जो बनावट है उसमें कुछ चेंजेस किए जाएँ, क्योंकि देखिए 1945 में यूएनओ बना था, ठीक है। इसकी आम सभा में सदस्य देश जो है वो 193 पहुँच गए हैं, लेकिन जो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में जो सदस्य संख्या है वो 5 और 10 ही है, यानी परमानेंट 5 है और जो टेम्परेरी है वो 10 है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो दुनिया भर के देश ये कहते हैं कि इसके जो परमानेंट मेंबर है इसको भी बढ़ा दिया जाए और जो टेम्परेरी मेंबर है इसको भी बढ़ा दिया जाए, ठीक है। दोनों तरह के, स्थायी और अस्थायी, दोनों तरह के सदस्यों को बढ़ा दिया जाए, ये डिमांड रहती है विभिन्न देशों की, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो बनावट है इसमें भी चेंजेस करना चाह रहे हैं और इसके जो न्यायाधिकार क्षेत्र में आने वाले जो भी मुद्दे हैं उसकी भी समीक्षा की जाए, इस पे बातें चलती है, ठीक है। आगे देखिए, लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह के सुधार जरूरी हैं, यानी ये दोनों तरह के सुधार जरूरी है, लगभग सब देश चाहते हैं। देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है,
ठीक है, तैयार तो सभी है कि हाँ होना चाहिए, लेकिन समस्या ये आ जाती है कि कैसे ठीक करना है, क्या ठीक करना है, कब ठीक करना है, यहाँ पे आके मामला जो है अटक जाता है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संरचना है, इसकी जो प्रक्रिया है, इसका जो क्षेत्र अधिकार है, इसमें सुधार की बात की जाती है। ठीक है, तो देखिए ये कहा जाता है कि सुधार तो होने चाहिए, इस पर व्यापक सहमति यानी सभी सहमत है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए ये समस्या बन जाती है। क्या हुआ कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है, यहाँ पे एक बार एक प्रस्ताव पारित किया गया था, स्वीकृत किया गया। इस प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायत थी। ठीक है, इसका जिक्र था। वो 3 शिकायतें कौन सी है, ये आपसे पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करा रखा है आपको, कई सालों के क्वेश्चन पेपर का, आपको 2010, 12, 13, 14 के भी पेपर मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है, इतने पुराने पुराने, तो आप कभी जाके प्ले लिस्ट में सर्च कीजिए तो आपको पता लगेगा किस टाइप का आपका पेपर आता है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट आपका है कि सुरक्षा परिषद जो है, क्योंकि जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें इसमें ही ज़्यादातर कमियां हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि सुरक्षा परिषद जो है अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती, और ये बात सही भी है, क्योंकि सुरक्षा परिषद कई मामलों में फेल दिखाई देती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें सुधार की जरूरत है। सेकंड पॉइंट क्या था कि जो सुरक्षा परिषद है, इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप दिखती है, यानी कि जो सुरक्षा परिषद के जो फैसले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो पश्चिमी मूल्य हैं वो दिखाई देते हैं, या फिर पश्चिमी देशों का फायदा दिखाई देता है। और इसका जो फैसला होता है उसमें चंद देशों का दबदबा, यानी कि जो पश्चिमी कुछ देश हैं उनका ही दबदबा देखने को मिलता है, यानी कि सिक्योरिटी जो काउंसिल है ये कहीं ना कहीं सही तरीके से न्याय नहीं कर पा रही है। थर्ड आपका हो जाएगा, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो कहा जाता है कि इसके जो परमानेंट मेंबर है उसकी भी सदस्य संख्या बढ़ा दो, और इसके जो अस्थायी सदस्य हैं, टेम्परेरी हैं, उनको भी बढ़ा दो। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे कोफी अन्नान, इन्होंने जांच शुरू करवाई थी और इसमें कुछ सुधार करवाने की बात भी की गई थी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बातें हैं ये आपको समझनी है। तो देखिए इसके बाद के सालों में क्या हुआ कि सुरक्षा परिषद की जो स्थायी और अस्थायी सदस्यता है उसके लिए मानदंड सुझाए गए कि अगर नए मेंबर डालने हैं तो वो कैसे डाले जा सकते हैं। ठीक है, और खासकर जो उसके परमानेंट मेंबर बनाए जाएंगे उस पे तो ये कहा गया था कि ऐसे देश को शामिल किया जाए जो बड़ी आर्थिक ताकत हो। ठीक है, जिसके पास बड़ी सेना हो यानी बड़ी सैन्य ताकत हो, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उसमें अपना योगदान देता हो, और आबादी के लिहाज से भी बड़ा देश हो, यानी उसकी बड़ी आबादी होनी चाहिए, और ऐसा देश हो जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता हो, और वो देश अपनी भूगोल, अपनी जो उसकी ज्योग्राफी है, जो उसकी अर्थव्यवस्था है, उसकी जो संस्कृति है, उस लिहाज से विश्व की जो विविधता है उसकी नुमाइंदगी करता हो। ये कुछ पॉइंट सुझाए गए थे। अब ऐसे में देखो, इसको कंपेयर करके देखो भारत से, तो बिल्कुल सही है। देखिए भारत में देखो, भारत जो है एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है, बिल्कुल ठीक है। एक बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में भारत को देखा जाता है, ये भी ठीक है। और ये यूएनओ के बजट में अपना योगदान देता है, ये भी ठीक है। आबादी के लिहाज से देखें तो भारत की जनसंख्या आपको पता ही है, और ऐसा देश भी है जहाँ पे लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान किया जाए, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो भारत ही होता है। और इस भारत की आपको पता है, भारत की जो जनसंख्या है उसमें विविधता तो बहुत ज़्यादा है। आप जानते ही हैं कि अलग अलग धर्मों जाति को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग समुदाय, अलग अलग कल्चर आपको देखने को मिलता है भारत में। तो इस तरीके से भारत को परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए, ये कहा जाता है। तो पेपर में पता है क्वेश्चन कैसे आता है, पेपर में आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि आप अपने तर्क दीजिए कि क्यों भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। तो उसमें आपको यही पॉइंट लिखने हैं कि भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत है, भारत एक बड़ी सैन्य ताकत है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पॉइंट बताने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुधार की बात है, इसको देखिए। तो देखिए भारत जो है वो हमेशा से चाहता है कि जो यूएनओ है इसमें इसका जो ढांचा है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ बदलाव किए जाए। ठीक है, इसके भारत ने हमेशा समर्थन करा है। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में आज के समय, यानी देखो 1945 में जब यूएनओ बना था तब से लेके आज तक वो वैसा का वैसा है, लेकिन आज के समय में देखें तो विश्व का परिवेश जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। तो ऐसे में बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूती और दृढ़ता देना जरूरी है, और विभिन्न देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने में, विकास को बढ़ावा देने में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण, इसको निभानी है, बढ़ेगी। तो भारत का हमेशा से क्या विश्वास रहा है, ये विश्वास रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास सबसे मेन होना चाहिए। ठीक है, दुनिया का विकास हो सके, ये है। तो आप ये कह सकते हो कि भारत हमेशा से चाहता है कि जो यूएनओ है उसके अंदर सुधार किया जाए,
उसकी सदस्य संख्या बढ़ाई जाए, ठीक है, और उसमें और भी जो बदलाव करने हैं वो बदलाव किए जाए। फिर क्या है कि भारत की एक बड़ी चिंता ये है सुरक्षा परिषद के स्ट्रक्चर को लेकर। ये जो 5+10 वाला सिस्टम है ना, इसका सुरक्षा परिषद का, इसको लेकर भारत हमेशा से चिंतित है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, यानी 1945 से बना है तब से लेके एक जैसा ही मामला है, इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी करी नहीं गई। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है, यहाँ पे सदस्य संख्या देखो कितनी बढ़ गई। 51 देशों ने हस्ताक्षर करे थे, यानी 51 देश इसके मेंबर रहे होंगे, लेकिन आज के समय में 193 हो गए। तो आप सोचो 51 से 193 में पहुंच गई आम सभा, लेकिन जो इसकी सुरक्षा परिषद है वो अभी भी 5 और 10 पे ही है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं बदलाव करने की जरूरत है। और सुरक्षा परिषद में अगर सदस्य संख्या बढ़ाई जाएगी तो इसका जो प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र है उसको हानि जो हो रही है वो नहीं होगी अगर उसमें सदस्य संख्या बढ़ा दी जाए, ठीक है। भारत का मानना है कि जो सुरक्षा परिषद है इसका विस्तार किया जाए, जिससे कि वो दुनिया भर के देशों का कहीं ना कहीं उस पर नज़र रख पाए, ठीक है, दुनिया भर के देशों का प्रतिनिधित्व कर पाए और दुनिया भर से उसे समर्थन भी मिलेगा अगर ऐसा होता है तो। सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की जो सदस्य संख्या है उसको बढ़ाई जाने की बात की जा रही है। और पिछले कुछ वर्षों में देखें तो सुरक्षा परिषद की जो गतिविधि का जो दायरा है वो भी बढ़ रहा है। सुरक्षा परिषद में विकासशील देश जो है वो अधिक होने चाहिए, ठीक है, ज़्यादातर जितने, क्योंकि आज के समय में विकासशील देशों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसे में ज़्यादातर देश जो है वो सुरक्षा परिषद के सदस्य होने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, भारत खुद भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है, क्योंकि क्या बात बताई थी हमने, कहा था ना कि दुनिया का बड़ा लोकतंत्र होना चाहिए, तो भारत इसका बड़ा लोकतंत्र है, विशाल आबादी है हमारे पास, यूएनओ के मामले में हम पहलकदमियों में भाग लेते हैं, शांति बहाल करने वाले मामले में हमेशा से भारत साथ रहा है, ठीक है। तो हर तरह से देखें तो भारत यूएनओ का परमानेंट मेंबर बन सकता है सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन अभी तक इसको बनाया नहीं गया है, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये एक संगठन है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में है। इसके सदस्य लगभग 189 है और इसका उद्देश्य क्या है, ये मेन है, क्योंकि आपसे पेपर में इसका उद्देश्य पूछा जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, व्यापार नीति के लिए काम करता है ये, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो मात्रा है उसमें संतुलन लाना इसका काम है, ठीक है, वित्त व्यवस्था की देखरेख करना भी इसका काम है। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। नेक्स्ट आपका विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ये गैट का उत्तराधिकारी, गैट पहले इसको गैट कहा जाता था, ठीक है, यानी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पेपर में आया हुआ है, पूछते हैं, ठीक है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। और इसका उद्देश्य क्या है, व्यापार के नियम बनाना इसका उद्देश्य है, दुनिया भर के लिए व्यापार के नियम यही बनाता है, व्यापार में मदद करना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है, ये सारा डिसाइड करना किसका काम होता है, WTO का। नेक्स्ट है आपका ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है आपका एक नया टॉपिक है जो आपके 1-2 साल पहले ऐड हुआ था, ठीक है। और भी कई सारे टॉपिक थे, जैसे यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, वो सब इस साल तो आपके नहीं दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो डिटेल में तो आप पिछले साल की वीडियो देखो, वहाँ पे बताया हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर थे टॉपिक सिलेबस में। तो देखिए, ILO जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक निकाय है। ये दुनिया भर में किसके लिए काम करता है, लेबर्स के लिए काम करता है, ठीक है, जो मजदूर होते हैं उनके लिए। इसकी स्थापना जो है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी, 1919 में हुई थी। और इसका उद्देश्य जो है वो है सामाजिक न्याय, यानी कि जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो जो काम करते हैं, उनको वहाँ पे एक अच्छी स्थिति मिल पाए, उनका प्रमोशन हो सके, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड होते हैं, यानी इनके काम करने के लिए जो कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का इनको फ़ायदा मिल पाए, ठीक है। अगर किसी मजदूर पे अत्याचार हो रहा हो तो वो ना हो, इन सब को देख रेख करने का काम जो होता है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का होता है। और महिलाओं तथा पुरुष श्रमिकों को उत्पादन कार्य में संलग्न करने के लिए प्रोत्साहन देना और उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी समानता के लिए, उनके स्वाभिमान की स्थिति बनाए रखना इस संगठन का मेन काम है। अगला टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी जो है इसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंग्लिश में कहा जाता है। देखिए, पेपर में क्या है, फुल फॉर्म आ जाती है कई बार, IAEA। बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका विस्तृत नाम क्या है। तो आपको ना ऐसे में मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम के हो ना तो भी आप इंग्लिश में याद करो, क्योंकि इंग्लिश में याद करना ज़्यादा आसान होता है, हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है हिंदी में। और अब तो MCQ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या करते हैं, आपको पहले से ही बने बनाए दे देंगे और आपको बोल देंगे कि भाई इनमें से पहचानो कौन सा सही है कौन सा गलत है।
और आपको बिल्कुल मिलता जुलता देंगे। तो ऐसे में अगर आप इंग्लिश में याद करोगे तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा एमसीक्यू में भी करने में, ठीक है। इसकी स्थापना जो थी वो 1957 में हुई थी। और ये जो परमाणविक ऊर्जा है उसके शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। यानी जो जिन देशों ने परमाणविक हथियार बना रखे हैं, परमाणु हथियार बना रखे हैं, उसका जो उपयोग हो वो केवल शांतिपूर्वक उद्देश्य के लिए हो, किसी पे हमला करने के लिए ना हो, ठीक है। इसकी देखरेख करने का काम जो है वो ये संगठन करता है। और इसके अधिकारी जो है वो विश्व की जो परमाणविक सुविधा है उसकी जांच करते हैं और नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए ना हो इसका भी ध्यान रखते हैं। और आपने देखा होगा कि इस देश के पास इतने परमाणु हथियार है, उस देश के पास उतने परमाणु हथियार है, ये कैसे पता लगता है? ये रिपोर्ट वगैरह भी आपको इसी संगठन के द्वारा पता लगता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा आपका ह्यूमन राइट वॉच, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये एक स्वयंसेवी संगठन है, यानी आप इसे एक एनजीओ समझिए। और इसका काम क्या है, ये मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है और मानव अधिकारों से रिलेटेड रिपोर्ट जो होता है उसको छाप देता है। ये सरकारों का मान लो कहीं की सरकार किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रही हो तो उसके बारे में भी छाप देता है। इससे कई बार सरकारों को वो रिपोर्ट अच्छी भी नहीं लगती है, ठीक है। और मानव अधिकारों की रक्षा करना, लोगों को जागरूक करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन राइट वॉच। देखिए नाम से ही आपको पता लग रहा है ह्यूमन राइट, यानी कि कहीं ना कहीं मानव अधिकार से संबंधित है। ये भी आपको एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है आपका, और ये मानव अधिकारों के लिए ही काम करता है और अमेरिका का सबसे बड़ा संगठन है। और ये मीडिया का ध्यान जो है वो किधर ले जाता है, जहाँ पे मानव अधिकारों का उल्लंघन हो उधर की तरफ ये मीडिया का ध्यान खींचता है। इसने बारूदी जो सुरंग है उस पर रोक लगवाई है, बाल सैनिकों पर रोक लगवाई है, कई सारे मतलब कार्य किए हैं। तो ये आपका ह्यूमन राइट वॉच है। तो देखिए यही टॉपिक जो है आपके इस बार सिलेबस में मोटा मोटा जो है वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इनका भविष्य। तो देखिए चाहे विश्व में कितने भी देश विकसित हो जाए, कितने भी ताकतवर हो जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी उनके पास हो जाए, ठीक है, लेकिन दुनिया की कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिससे वो देश निपट नहीं पाते। जैसे मान लो कोई बीमारी फैल जाए, महामारी हो जाए या कोई अन्य समस्या हो जाए, ऐसे में हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत हमेशा रहेगी। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है दुनिया भर की मदद के लिए काम करते हैं, ठीक है। और जिसे ये ऐसे मुद्दे और ऐसी समस्याओं के लिए काम करते हैं जिसको कोई एक देश नहीं संभाल सकता। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, निभाते हैं ये इसको। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भविष्य जो है हमेशा से महत्वपूर्ण रहेगा दुनिया भर के लिए। जब तक ये दुनिया चलती रहेगी तब तक कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी आवश्यकता पड़ती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है और टू द सिलेबस बताया आपको, जो जो चीज़ें इस बार आपके सिलेबस में वही कराई है। और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप लास्ट ईयर की वीडियो देख लो, कई सारे टॉपिक एडिशनल थे जो लास्ट ईयर वो भी कराए हुए हैं। तो इस तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा आपके पेपर में, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, वीडियो से बाहर। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो भी पेपर में पूछा जाता है वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे कवर कराएं, और जो नहीं पूछा जाता है या जो सिलेबस में नहीं है वो नहीं कराए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।